गुलशन कुमार को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया था उससे पूरे भारत में गम गुस्से की एक लहर दौड़ गई। बंबई के लोगों ने माफिया के हाथों पहले भी लोगों को कत्ल होते देखा था, बल्कि ये तो अब उनके लिए एक मामूल की बात बन चुकी थी। लेकिन जिस बेदर्दी के साथ गुलशन कुमार की जान ली गई थी उसने बेरहमी के गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सालिम की सफाकियत होटलों से लेकर पार्लिमान के ऐवानों तक जेरे बहस आई। हर शख्स एक ही मौजू पर बहस करता नजर आ रहा था, यानी सालिम की बेरहमी। उस वक्त की मखलूत हुकूमत के वजीर आजम गुजराल ने इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। गुजराल ने कहा, इस किस्म के बहीमाना जुर्म की एक महज़्ज़ब माशरे में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बिलखुसूस एक ऐसे शहर में जो कि अपने समाजी शऊर और नज़्म ज़ब्त की वजह से जाना जाता है। गुजराल का ये बयान इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खियों में देखा गया। गुजराल ने मजीद कहा कि उस शख्स ने मौसीकी की दुनिया में अपने लिए एक मुनफरिद मकाम कायम कर रखा था और मौसीकी के चाहने वाले खुद को कभी भी इस सदमे से आज़ाद न कर पाएंगे। इस बहीमाना कत्ल पर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग भी सहम गए थे। उन्होंने तो इस किस्म के कत्ल का कभी फिल्मों में भी नहीं सोचा था। डायरेक्टर महेश भट्ट ने कुमार के लिए फिल्म आशिकी की डायरेक्शन की थी। इस मौके पर महेश भट्ट ने कहा, गुलशन कुमार को कत्ल करने का मतलब ये है कि आपने एंटरटेनमेंट की दुनिया के अजीम तरीन लोगों में से किसी एक का कत्ल किया है। महेश भट्ट ने मजीद कहा कि गुलशन कुमार को कत्ल करने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि हम सब गोलियों की जद में हैं, और उन्होंने अपना कहा साबित भी कर दिया। इस वक्त पूरी फिल्मी दुनिया खौफ व हरास के आलम में है। एक मर्तबा फिर इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने अबू सालिम का फोन नंबर मिलाया और पूछा कि क्या यही वो कत्ल था जिसके बारे में तुमने इत्तला दी थी। लेकिन इस मर्तबा सालिम की आवाज में वो दादागिरी की अकड़ मौजूद न थी, क्योंकि उसके अपने गैंग ने उसे कैद कर रखा था। बंबई माफिया इस बहीमाना कत्ल पर न सिर्फ शिश्तर बल्कि परेशान भी थी कि जुम्मा 8 दिन के इस लड़के ने शहर में इतनी बड़ी कार्रवाई कर डाली। दाऊद इब्राहिम गैंग के कारिंदे भी इस कार्रवाई के बाद से कुछ सहमे हुए थे। तमाम कार्रवाइयां कुछ अरसे के लिए मअतल थीं। रिपोर्टर ने इस मर्तबा महसूस किया कि सालिम की आवाज में अक्खड़पन और अथॉरिटी बिल्कुल गायब थी, बल्कि वो तो बात करते हुए भी कुछ कतरा सा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर को इस फोन कॉल के बाद किसी धमाका खेज खबर की तवक्को थी, जो कि अगले दिन के अखबार की सुर्खी में जाहिर हुई। अलबत्ता उसे सालिम की जानिब से इस किस्म के लबो लहजे की हरगिज तवक्को न थी। नीज जो कुछ सालिम ने रिपोर्टर को बताया उसकी तो उसे हरगिज तवक्को न थी। रिपोर्टर को इस बात का अंदाजा भी न था कि उसे मिलने वाली धमाका खेज खबर क्या होगी। सालिम ने कुछ धीमे धीमे से अंदाज में एक नाकाबिल यकीन खबर अखबारी रिपोर्टर को दी। उसने कहा, ये कत्ल लाल कृष्ण एडवाणी ने करवाया है। तुम एडवाणी को फोन क्यों नहीं करते? तुम ये सब बातें उससे खुद क्यों नहीं पूछते? फोन की दूसरी जानिब खड़े रिपोर्टर की जबान पर गोया ताला सा लग गया। मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जॉइंट कमिश्नर पुलिस रंजीत सिंह शर्मा अपने फौजी पस मंजर और बैनुल अक़वामी पुलिस से ज़ाती रवाबित रखने के बावजूद गुलशन कुमार के कत्ल के बाद पैदा होने वाले दबाव को झेल नहीं पा रहा था। एक जानिब जबरदस्त अंडरवर्ल्ड माफिया थी जो कि रियासत में एक रियासत बन चुकी थी, और दूसरी जानिब सियासी दबाव था। उसकी रोजमर्रा की थका देने वाली मसरूफियात को देखकर उसके दुश्मन बहुत खुश थे। उसका कैरियर एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल से दो चार है। कम ही लोग तवक्को कर रहे थे कि रंजीत सिंह इस सूरत हाल से खुद को निकाल लेगा। कत्ल के बाद अगले दिन रंजीत सिंह सारा दिन फोन कॉलें मौसूल करता रहा। फोन कॉल करने वालों में पुलिस कमिश्नर सुभाष मल्होत्रा और मंत्री आला समेत बहुत से सियासतदान शामिल थे। कॉल करने वालों में वजीर आला मनोहर जोशी और होम मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे भी शामिल थे। इसके अलावा बहुत से दीगर बिग बॉसेस और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं की सफाइयां और वजाहतें पेश करते करते रंजीत सिंह का दिन गुजरा। जब भी किसी बासर शख्सियत का फोन आता, रंजीत सिंह अलिफ से ये तक पूरी कहानी सुनाता कि इस केस की तफ्तीश के सिलसिले में उसे क्या क्या रुकावटें आ रही हैं और कैसे कैसे दबाव का सामना करना पड़ रहा है। क्राइम ब्रांच जिससे लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता थी, गुलशन कुमार के कत्ल के बाद कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी कोई ऐसा ठोस सबूत तलाश करने में नाकाम रही जिससे इस केस का रुख मुतय्यन किया जा सके। रंजीत सिंह शर्मा और उसका डिप्टी KL प्रसाद
24 घंटे मसरूफ थे कि उन्हें इस कत्ल के सिलसिले में कहीं न कहीं से कोई न कोई कड़ी मिल जाए, लेकिन हर किस्म की कोशिश कर लेने के बावजूद ये दोनों बेबस होकर बैठ चुके थे। इस किस्म के वाकयात के बाद उमूमन होता कुछ यूं है कि पुलिस वाले शुबे की बुनियाद पर चंद लोगों को उठा लाते हैं। अगर इस किस्म के लोगों से कोई ठोस शवाहिद न भी मिले तो भी कोई न कोई ऐसी बात उनके मुंह से जरूर सुनने को मिल जाती है जो कि मुकदमात को आगे बढ़ाने में पहली कड़ी साबित होती है और बिलाखिर मुकदमे का कोई न कोई रुख मुतय्यन हो ही जाया करता है। क्राइम ब्रांच की तमाम यूनिटें इसी केस पर काम कर रही थीं। उन्होंने तमाम मशकूक अफराद और मुखबरों को जमा कर रखा था कि किसी न किसी तरह कोई कड़ी उनके हाथ आ जाए। इसी असना में अबू सालिम गैंग से करीबी रवाबित रखने वाले एक शख्स निजामुद्दीन को भी क्राइम ब्रांच वालों ने उठा लिया। क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन को कई दिन तक हवालात में रखकर इंतहाई सख्त तफ्तीशी अमल से गुजारा, लेकिन इस शख्स को गिरफ्तार करना भी कुछ सूदमंद साबित न हुआ और कई दिन हवालात में रखने के बाद बिलाखिर उसे जाने दिया गया। शहर में रोज बरोज बढ़ता हुआ खून खराबा पुलिस के महकमे की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान था और हुकूमत पर भी मुखालिफिन की जानिब से दबाव बढ़ता चला जा रहा था। दाएं बाजू की सियासी पार्टी शिव सेना के रहनुमा बाल ठाकरे ने अपनी पार्टी के अखबार सामना में हुकूमत को हिला देने वाले इदारिये और बयानात छपवा रखे थे। हर दिन अखबार में महकमा पुलिस की किसी न किसी तरह से खिंचाई की जाती, जबकि पुलिस कमिश्नर सुभाष मल्होत्रा पूरी तरह से अवाम, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ज़ेरे अताब थे। अभी पुलिस वाले गुलशन कुमार के कातिलों का सुराग भी न लगा पाए थे कि अंडरवर्ल्ड माफिया ने एक और मुसीबत पैदा कर दी। इस मर्तबा मारूफ बिल्डर नटवर लाल देसाई को कत्ल कर दिया गया था। ये कत्ल इंतहाई अहम कारोबारी इलाके नारीमन पॉइंट पर तिलसानी चेम्बर्स के ऐन नीचे किया गया था। ये कसीरुल मंजिला इमारत उस मकाम पर वाक़ है जहां रोड के उस पार स्टेट गवर्नमेंट का दफ्तर मौजूद है। अगले रोज के अखबार चीख उठे कि मंत्रियाला की नाक के नीचे कत्ल, लेकिन मुंबई स्टेट गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब वजीर आला मनोहर जोशी और होम मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे भी आजिज आ चुके थे। वो अवामी और हिज़्ब इख्तिलाफ के चुपते हुए सवालात के सामने अपना दिफा करने के काबिल न थे। ये कत्ल स्टेट गवर्नमेंट के मुंह पर तमाचा था। ये दोनों हजरात समझ गए थे कि महकमा पुलिस की वजह से अब उनकी अपनी कुर्सी को भी खतरा है, लिहाजा अपनी कुर्सी बचाने के लिए पुलिस में आला सतह पर कुछ तब्दीलियां और तबादले करना उनके लिए अब बहुत जरूरी हो गया था। होम मिनिस्टर इंतहाई सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि पुलिस कमिश्नर मल्होत्रा पुलिस टीम की सरबराही करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इसलिए इस कत्ल के 2 हफ्ते बाद ही मल्होत्रा को महकमा पुलिस के एक इंतहाई गैर अहम और गैर फाल इदारे हाउसिंग एंड वेलफेयर में भेज दिया गया। अंडरवर्ल्ड की कार्रवाइयों ने बिलाखिर एक पुलिस कमिश्नर का मुस्तकबिल तारीक कर दिया था। मल्होत्रा पुलिस के रिकॉर्ड में वो नाकाम कमिश्नर दर्ज हुए जिन्हें नाअहली की वजह से अपनी कुर्सी से हाथ धोने पड़े। भारत के तूलो अर्ज में पुलिस कमिश्नर की जितनी भी असामियां हैं उनमें सबसे ज्यादा नाजुक और सबसे ज्यादा नाकाबिल एतबार कुर्सी मुंबई पुलिस कमिश्नर की है। इस कुर्सी पर बैठे शख्स को कई बिग बॉसेस को खुश करना होता है और कई जानिब से आने वाले दबाव को भी कबूल करना होता है, तब कहीं जाकर कुछ बात बनती है। जो कोई इस कुर्सी से वाबस्ता राजों को समझ गया इस पर तवील अरसा बराजमान रहा, और जो इन राजों को समझने से कासिर रहा उसे इंतहाई रुसवाई के आलम में इस कुर्सी से हाथ धोना पड़े। पुलिस कमिश्नर मल्होत्रा और उसके पेशरो राम देवत्यागी को इस जुर्म की पादाश में इस कुर्सी से हाथ धोना पड़े कि ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा मुंडे को राजी न कर सके। उसके बाद 28 अगस्त को मल्होत्रा की जगह रोनाल्ड हायसिंथ मेंडोनका को मुंबई पुलिस कमिश्नर तैनात कर दिया गया। दूसरे कत्ल को भी 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई सबूत पुलिस वालों के हाथ नहीं आया था। इस दौरान भी महकमे के चंद बड़े इधर उधर कर दिए गए, अलबत्ता चंद एक अभी तक अपनी कुर्सियों पर बराजमान थे। जिस दिन मुंबई पुलिस को नया कमिश्नर मिला उसी दिन यानी 28 अगस्त को मुंबई पुलिस ने जावेद फौदा नामी शख्स को कत्ल कर दिया था। लोग इस पुलिस मुकाबले को शक की निगाह से देख रहे थे। इस पुलिस मुकाबले का सरबराह ASI वसांत धोबले था। जल्द ही धोबले के साथियों ने चंद अखबारी रिपोर्टरों को इस पुलिस मुकाबले की इत्तला दे दी। अगले दिन की अखबारी सुर्खियां कुछ इस अंदाज से लगी थीं: गुलशन कुमार का कातिल पुलिस मुकाबले में हलाक, क्राइम ब्रांच एक मर्तबा फिर फाल, गुलशन कुमार का कातिल हलाक। पूरा प्रेस बिलखुसूस मराठी प्रेस धोबले की बहादुरी के गुण गा रहा था।
दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर पुलिस और उसका बॉस जश्न मनाने के मूड में थे, लेकिन जल्द ही ये तमाम खुशी इंतहाई गम में तब्दील हो गई जब पुलिस अफसरान से प्रेस रिपोर्टरों ने सवालात किए कि मारा जाने वाला असल कातिल था या कातिल का साथी। तो पुलिस अफसरान को रिवायती अंदाज से जवाब देना पड़ा कि अभी तफ्तीश जारी है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शूटर उसे कहा जाता है जिसकी उंगली बंदूक के घोड़े पर हो, जबकि उसके साथियों को साइड शूटर या मावन कहा जाता है। जावेद का इस कत्ल में क्या किरदार था, इसके बारे में पुलिस वालों के पास कहने को कुछ खास न था और इस वजह से पूरा मामला खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे हकायक सामने आते गए, कत्ल किए जाने वाले जावेद फौदा क्राइम ब्रांच के गले में हड्डी बनता गया। ये वो जावेद फौदा न था जो कि अबू सालिम के शूटर राजा को गुलशन कुमार के कत्ल में मुआवनत फराहम कर रहा था, बल्कि ये तो फेरी लगाकर मूंगफली बेचने वाला एक शख्स था जिसका असल नाम अबू श्याम शेख था और वो जावेद के नाम से मशहूर था। उसके ऊपर के दांत कुछ आगे की जानिब निकले हुए थे, इसीलिए लोग उसे जावेद फौदा कहकर पुकारते थे। इत्तेफाक से उस शख्स का नाम गैंगस्टर जावेद फौदा से मिलता था, इसी वजह से ये शख्स पुलिस इनकाउंटर का शिकार हो गया। बैंद्रा नामी कच्ची बस्ती में रहने वाली मकतूल जावेद की बहन रुबीना ने इस वाक़े के बाद एक तूफान सर पर उठा लिया। उसने ये दावा किया कि उसका भाई बैंद्रा रेलवे स्टेशन के इलाके में एक मस्जिद के करीब मूंगफली बेचा करता था और 26 अगस्त से वो गायब है। उसने बैंद्रा पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के खिलाफ एक FIR भी दर्ज करवाई। उसने अपनी शिकायत में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया था कि 26 अगस्त की रात उसे 4 अफराद अपने साथ ले गए थे। 29 अगस्त के दिन उसे बुलवाया गया। उसके सामने गोलियों से छलनी मस्ख शुदा एक लाश शनाख्त के लिए रखी गई। ऑटोप्सी की रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ ये कि जावेद की मौत गोलियां लगने से वाक़ हुई थी, बल्कि उसे इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी टूटी हुई पसलियां बता रही थीं कि उसे बुरी तरह कार के नीचे रौंदा गया था। इस रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बाद महकमा पुलिस और बिलखुसूस क्राइम ब्रांच वाले एक मरतबा फिर ज़ेरे अताब थे। पुलिस कमिश्नर और उसके नायब ने बहुत हाथ पैर मारे। उन्होंने मीडिया वालों और इंसानी हुकूक के इदारों को बहुत समझाने की कोशिश की कि पुलिस वालों ने किसी मूंगफली बेचने वाले को नहीं बल्कि असली मुजरिम को मारा है, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार न था, बल्कि हालात मजीद खतरनाक रुख इख्तियार करते जा रहे थे। पुलिस कमिश्नर जिस शख्स से मिलता और जो फोन कॉल वसूल करता, उसका इख्तिताम महज शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी होती। मीडिया वाले चीख चीख कर कह रहे थे कि क्राइम ब्रांच वालों की इस फाश गलती से अब ये पोल भी खुल गई है कि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्कुल फेल हो चुका है। इन तमाम इल्जामात के जवाबात के लिए क्राइम ब्रांच वालों के पास अब कोई दलील बाकी न बची थी। फौदा का इनकाउंटर महकमा पुलिस के गले का फंदा बन चुका था। मीडिया वाले मजीद इन बातों की टोह में लगे हुए थे कि ज्वाइंट कमिश्नर शर्मा ने एक जारहाना चाल चलने का फैसला कर लिया। फौदा के मुबैना पुलिस मुकाबले के 3 दिन बाद शर्मा ने मीडिया के सामने फिल्म इंडस्ट्री का असल चेहरा लाने की ठानी। ज्वाइंट कमिश्नर शर्मा के मुताबिक इस तमाम दहशतगर्दी और कत्ल गारतगरी के पीछे दरअसल फिल्म इंडस्ट्री वालों के खुफिया अज़ाइम ही छुपे थे। अपनी तहकीक और तफ्तीश के बाद शर्मा बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुंबई की गलियों में होने वाले कत्ल के जिम्मेदार फिल्म इंडस्ट्री के वो करता धरता हैं जिनके मफादात इस कत्ल गारतगरी से वाबस्ता हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।